नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस के अंतर्गत। मैं भगवान सहाय आप सभी के लिए प्रकरण लेकर आया हूँ, वर्णमाला प्रकरण। जैसे कि हम इससे पहले वाले क्लास में चर्चा भी कर रहे थे। और देखिएगा दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पुनरावृत्ति करते हुए, जैसे कि हम सभी इससे यानी कि पूर्व कक्षा के अंतर्गत आपकी व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। और मैंने आप सभी को बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं कि वह शास्त्र जिसके द्वारा आपके यानी कि मूल शब्दों की प्रकृति, आपके मूल शब्द, आपके प्रत्यय, उपसर्ग आदि का पता लगाते हैं तथा जिसकी सहायता से नए सार्थक शब्दों की रचना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपके व्याकरण कहते हैं। या फिर कह लीजिए, यूं कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शब्दों के परिमार्जित रूप, आपके शब्दों के परिष्कृत रूप, शब्दों के व्याकरण निष्ठ रूप को पहचान पाते हैं, हम लिख पाते हैं, शुद्ध रूप को पहचान पाते हैं, शुद्ध रूप को बोल पाते हैं, वही शास्त्र क्या कहलाता है? हमारे व्याकरण कहलाता है दोस्तों। और इसकी चर्चा हो चुकी है। और व्याकरण सीखने का जो हमारा सर्वप्रथम जो प्रकरण होता है दोस्तों, वह प्रकरण होता है आपके वर्णमाला। ये देखिएगा, व्याकरण सीखने का हमारा जो सर्वप्रथम प्रकरण है दोस्तों, वह प्रकरण होता है आपके यानी कि वर्णमाला। यानी कि आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसे कि आप सभी समझ चुके हैं कि हर परीक्षा के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत से आपके यानी कि वर्णमाला में से एक या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, ये जो वर्णमाला है इसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि वर्ण की माला। ये देख लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? वर्ण की माला। यानी कि इन आप यूं कह लीजिए कि ये जो हमारे वर्ण हैं, ये वर्ण होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन। ये देखिएगा, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे स्वर और एक होता है हमारे व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण जहां पर है, वर्णों की जो पूरी माला है, वर्णों का जो पूरा समूह है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हमारी वर्णमाला की सीधी सी परिभाषा हो गई, उसे हम लिखते हैं दोस्तों। एक बार जरा लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए स्वर और व्यंजन के समूह को ही स्वर और व्यंजन के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यथा नाम तथा गुण, यानी कि जो परिभाषा आपको यानी कि संपन्न करनी है, वो परिभाषा यही कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं और इनका जो समूह उसे वर्णमाला कहते हैं। या फिर यूं कह लीजिए, मैं एक परिभाषा और लिखता हूं आपके लिए कि वर्णों के व्यवस्थित, अगली परिभाषा आपकी, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में एक छोटी सी बात जगह कर गई होगी क्या, कि ये जो व्यवस्थित क्रम है, ये देखिएगा, ये व्यवस्थित क्रम क्या है? अपने आप में ये व्यवस्थित क्रम भी कोई चीज होती होगी। तो मैं इसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। जैसे कि देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो व्यवस्थित क्रम समूह है ना, इसको ही हम बोलते हैं आकार आदि क्रम समूह। ये देखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आकार आदि क्रम समूह या फिर आकार आदि क्रम, यूं कह लीजिएगा। अब आपके मन मस्तिष्क में एक समस्या और उत्पन्न हो गई कि गुरुजी ये आकारादि क्रम क्या है, इसको कैसे पता लगाएं? तो आकारादि क्रम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको इधर लिख रहा हूं अगले पेज पर, आप समझिएगा। हाँ देखिएगा, देवनागरी लिपि के अंतर्गत,
किसके अंतर्गत? देवनागरी। लिखिएगा मेरे साथ साथ, देवनागरी लिपि में सभी वर्णों के साथ, देवनागरी लिपि में सभी वर्णों के साथ कार लगाया जाता है, कार लगाया जाता है तथा रे को रेफ बोला जाता है, रे को रेफ बोला जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, देखिएगा मैंने एक आपको छोटी सी बात बताई है और वो बात आप सभी के समझ में भी आ रही होगी कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हमारे यानी कि जितने भी वर्ण हैं उन सभी के हम कार लगाकर बोलते हैं दोस्तों। क्या लगाकर बोलते हैं? कार। देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम सभी वर्णों के कार लगाकर बोलते हैं, लेकिन आप यूं समझ लीजिएगा ये जो रे है, इस रे को छोड़कर रे को हम बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। अब कार कैसे लगाकर बोलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ए को आप बोलेंगे तो देवनागरी लिपि में ए को बोलेंगे अकार। ऐसी जैसे आप है कै तो कै को क्या बोलेंगे? ककार। ये देखिएगा। ऐसी जैसे कि च है तो आप च को क्या बोलोगे दोस्तों? चकार। ये देखिएगा। ऐसे आप यानी कि ध है तो ध को क्या बोलेंगे आप? धकार। ये है देवनागरी लिपि, यानी सभी ध्वनियों के कार लगाकर बोलोगे आप। लेकिन है कहां तक? है तक। तो देखिए मैं और लिखता हूं, जैसे है को क्या बोलोगे? हकार। ये देखिए आपके अण है तो इसको क्या बोलोगे? अणकार। ये देखिएगा आपके सामने लिख दिया मैंने और आपके समझ में भी आ गया होगा, कोई इसमें संशय नहीं है। सभी ध्वनियों के कार लगाकर बोलते हैं, लेकिन रे को रेफ बोलते हैं। तो रे को क्या बोलेंगे? रेफ। वो मैंने लिख दिया है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अकेला ही हुआ ऐसे कैसे, है ना। तो आगे देखिएगा, मैंने कहा अकाराधिक्रम, मैंने क्या कहा? अकारादि। अब जरा सुनिएगा, देखो ए को क्या बोलेंगे? अकार बोलेंगे। ये देखिएगा, और इसके अंतर्गत आपके शब्द मिला हुआ है आदि। ये देखिएगा अकार धन आदि, और इससे आपका शब्द बना दोस्तों अकार आदि। क्या शब्द बना आपका? अकार आदि। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि एकार यानी कि ए नाम की ध्वनि, आदि यानी प्रारंभ होता है, यानी कि वर्णमाला के अंतर्गत क्या है? ए नाम की ध्वनि से आपके वर्णमाला का प्रारंभ होता है, इसलिए वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? अकारादि क्रम समूह है। यानी कि आपके वर्णों के अकारादि क्रम समूह को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए कितनी शानदार तरीके से मैंने वैज्ञानिक रूप से आपको परिभाषा बताई है। आपको एक बात और बताता हूं, व्यवस्थित क्रम समूह है, यानी अकारादि क्रम का मतलब क्या हुआ कि ए नाम की ध्वनि से जिसका प्रारंभ होता है उसे हम अकारादि क्रम कहते हैं। और आपकी वर्णमाला क्या? अकारादि क्रम में है। ए के बाद में आप, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या है, इसको भी जरा देखिएगा। देखो अपने आप में व्यवस्थित क्रम है कि देखिए आप वर्णमाला में ए के बाद में क्या बोलेंगे दोस्तों? आ। ये देखिएगा, ऐसी छोटी ई के बाद में क्या बोलेंगे आप? बड़ी ई। तो देखिएगा ये अपने आप में क्या है? ये व्यवस्थित क्रम है। ये क्या है? ये व्यवस्थित क्रम है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अकारादि क्रम कहते हैं, व्यवस्थित क्रम कहते हैं। और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो मेरी ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बताऊं तो देखो, आपको चर्चा करता हूं तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये जो हमारा वर्णमाला है, इस वर्णमाला को हम यानी कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में विभिन्न नामों से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी कि इसको हम आपके यानी कि आपके अल विधि कहते हैं, माहेश्वरी सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, वर्ण संघात कहते हैं, वर्णादेश कहते हैं, शिव सूत्रम कहते हैं, माहेश्वरी सूत्रम कहते हैं, वर्णादेश कहते हैं, वर्ण संघात कहते हैं, अक्षर समामनाएं कहते हैं, वर्ण समामनाएं कहते हैं। इतने नाम है, संस्कृत के अंतर्गत है, लेकिन तो हमारे हिंदी में इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण रह जाती है, उसका आप अवश्य लिखिएगा। लिखिएगा, मैं आपको लिख रहा हूं बोर्ड पर, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। लिखिए, हिंदी में, हिंदी से मतलब है खड़ी बोली, हिंदी में वर्णमाला को, हिंदी में वर्णमाला को
ककहरा, ये देखिएगा हिंदी में वर्णमाला को ककहरा कहते हैं और ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये आपके आ भी सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी वर्णमाला को हिंदी के अंतर्गत क्या नाम देते हैं, तो हमारा नाम हो जाता है ककहरा। क्या नाम हो जाता है? ककहरा। और ऐसा आपने कई बार देखा होगा। कैसे? जैसे कि आपके गांव में जाते होंगे तो गांव में आपका जो अध्यापक है, जो अध्यापक हमारे हैं, गुरुजी हैं, वो यही बोलते हैं, चल खड़ा हो बेटा, चल कक्करो सुना दे। और विशेषतः यदि आप इधर न जाकर इधर जाओगे हरियाणा की तरफ, तो आपको यही नाम मिलेगा, ककहरा। ककहरा सुना दे। ये देखिए, हम तो यहाँ पर जयपुर के रहने वाले तो कक्को बोलते हैं, कक्को सुना दे है, तो वही बात है। तो हिंदी को वर्णमाला में क्या कहते हैं दोस्तों? ककहरा कहते हैं। अर्थात आपका एक सवाल तैयार हो चुका है। आगे होगी बात समझ में। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपके अगला बिंदु लिखने जा रहा हूं और वो काफी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। जरा कि देखिएगा, आप सभी बिंदु डाल लीजिएगा। अक्षर, ये देखिएगा अक्षर कौन होते हैं। तो अक्षर की परिभाषा में लिख रहा हूं, वे ध्वनियां जिनके खंड नहीं होते, वे ध्वनियां जिनके खंड नहीं होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। उन्हें अक्षर कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके खंड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं। और यानी कि ये जो आपका जो अक्षर शब्द है ये ऐसे बना है, देखो, नय धन क्षर, ये देखिएगा, यानी कि वे ध्वनियां जिनका क्षरण नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण में कहा गया है न क्षरति अक्षरः, यानी कि जिनका क्षरण नहीं होता है, जिनका क्षरण नहीं होता है वे ध्वनियां अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षर कहलाती है। आप समझ गए होंगे, वे ध्वनियां क्या कहलाएगी? अक्षर। न क्षरति, न क्षरण, जिनका विघटन नहीं होगा, जिनके टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक परिभाषा थोड़ी सी आपके विशाल रूप में यानी विस्तृत रूप में अपनाई जाती है। और वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा यह है कि वे ध्वनियां जिनका आपके यानी सावयव अंग यानी अवयवों के साथ, पूरे अंगों के साथ उनका उच्चारण एक झटके में यानी एक साथ हो जाए, जिनका उच्चारण एक साथ हो जाए, बिना किसी बाधा के हो जाए, बिना किसी टुकड़े के होती हो, एक साथ ध्वनि आपकी उच्चरित होती है, उन ध्वनियों को दोस्तों हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? उनको अक्षर कहते हैं। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी कि वे ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं होते हैं, आप यूं समझ लीजिए, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। अब ये जो ध्वनियां, इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये देखिएगा, इन ध्वनियों की संख्या है हमारे आपके 4। कितनी संख्या है? 4। और 4 ध्वनियां कौन कौन सी है जरा देखिएगा। ए, ये देखिए ई, ये आपका उ, और ये आपके रीश्वर। ये देखिएगा हमारे अक्षर ध्वनियों की संख्या है दोस्तों 4। आ गई बात समझ में? अक्षर ध्वनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? हमारे 4 ध्वनियां ऐसी है जिनको हम अक्षर कहते हैं स्वरों के अंतर्गत। वो 4 कौन सी है? ए, ई, उ, री। मैंने कहा कि वे ध्वनियां जिनके खंड नहीं होते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। आप इनके खंड करके दिखाओ, जरा देखिए क्या इनके खंड होते हैं? इनके खंड नहीं होते। देखो मैं और लिखता हूं, जैसे कि देखिए आपने कहा आ, तो देखिएगा इसका खंड हो गया दोस्तों, ए में ए मिलाते हैं तब जाकर क्या बनता है? आ बनता है। और ये देखिएगा ऐसे ही मैंने लिखा कै, तो ये देखिए कै के अंतर्गत हम ए मिलाते हैं तब जाकर क्या बनता है? आपके कै बनता है। ये देखिएगा ऐसे, ये देख लीजिएगा आपके यानी कि है से हल, तो है से हल में यानी है के अंतर्गत क्या मिला हुआ है? ए। देखो इसका भी खंड हो गया। आपने कहा ए से एडी, तो ये देखिए ए के अंतर्गत हम आपके यानी क्या मिलाते हैं? ई मिलाते हैं तब जाकर आपका क्या बनता है? ए बनता है। देखो सबके खंड हो रहे हैं।
देखो और मैं बताऊं आपको, जैसे आपने ख ये बोला तो यह देखिएगा दोस्तों कै के अंतर्गत श मिला हुआ है, तब जाकर आपका ये बनता है। तो इन सभी ध्वनियों के खंड हो रहे हैं, और जिन ध्वनियों के खंड होते हैं उन्हें हम अक्सर क्या अक्सर कह सकते हैं क्या? नहीं। तो जिन ध्वनियों के खंड नहीं होते उन्हें हम अक्सर कहते हैं, जिन ध्वनियों के खंड नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्सर कहते हैं। और आप देखिएगा आपके समक्ष से 4 ध्वनियां हैं, इनका किसी भी तरीके से कोई खंड नहीं होता है। परीक्षा में सवाल आता है दोस्तों कि बताइए निम्न में से अक्षर ध्वनि है या निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है। निम्न में से अक्षर ध्वनि है या अक्षर ध्वनि नहीं है या नहीं है, दोनों में से एक सवाल आता है। और वहां में आपको यानी कि इन चारों में से है में तो एक देखने को मिलेगा और नहीं में से इन 3 को देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने सवाल बोला कि बताइए निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, जैसे कि सवाल है आपका कि अक्षर ध्वनि नहीं है, ये देखिएगा अक्षर ध्वनि नहीं है, ये देखिएगा, ये देखिए। और आपका पहला विकल्प है जैसे कि क, ये देखिएगा। दूसरा विकल्प है आपके ए, ये देखिएगा। तीसरा विकल्प है ए, ये देखिएगा। थोड़ा सा वापस देखिएगा दोस्तों। सवाल है हमारा कि निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है, आप समझनेगा थोड़ा सा। निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है, आपको यह समझना है। तो देखिएगा आपके इसी तरीके से आपका तीसरा विकल्प होगा इसी के अंतर्गत ई, ये देखिएगा। और चौथा विकल्प हो जाएगा रीश्वर। सवाल यह है दोस्तों कि बताएं निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी है, ये भी है और ये भी है, और आपका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? इसके अंतर्गत क निकल कर आया, क्योंकि क ध्वनि व्यंजन, और व्यंजन का उच्चारण तब होगा जब इसमें स्वर मिला हुआ होगा। यानी कि व्यंजन का उच्चारण कब हो पाएगा? जब व्यंजन के अंतर्गत स्वर मिला हुआ होगा, तब जाकर व्यंजन का उच्चारण होगा। यानी बिना स्वरों के तो व्यंजनों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। बिना आपके स्वरों के व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात कहने से तात्पर्य यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण तब होता है दोस्तों जब व्यंजनों के अंतर्गत स्वर नाम की इकाई मिली हुई होती है, स्वर नाम की ध्वनियां मिली होती है, तब जाकर आप व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हो। बात समझ में आ गई होगी। तो यह बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ऐसे देखो है, ऐसा एक सवाल और लिख सकते हैं आप, तो बना सकते हैं है, तो है में आपके इन 4 में से आपको 1 मिलेगा, बाकी सब बाहर मिलेंगे। ऐसे में आपको एक नोट डाल के एक बात लिखाता हूं आपको, ये तो विशेष स्थिति वाली बात हो गई। तो अब मैं एक बात और लिखता हूं, जरा लिखिएगा मेरे साथ साथ। सारे स्वर लिख लीजिएगा अक्षर माने जाते हैं। सारे स्वर अक्षर माने जाते हैं किंतु मुख्यतः 4 है। यह देखिएगा दोस्तों, यानी कि मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि हमारे सारे स्वर अक्षर माने जाते हैं, लेकिन मुख्य तो 4 हैं। तो विकल्प के आधार पर आप इन सबको अंदर बाहर कर सकते हो, यानी कि संख्या इनकी 4 ही है। परीक्षा में आ जाए तो आपको उत्तर 4 ही करना है। और ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें से परीक्षा में सवाल किसी न किसी परीक्षा में वर्णमाला किसी में आपके शामिल मत हो, चाहे वर्णमाला आपके सिलेबस में शामिल हो या न हो, लेकिन फिर भी आपके इसमें से एक प्राय सवाल पूछ लिया जाता है। वहां पर आप यानी कि संदेह की दृष्टि से देखेंगे हमने पढ़ाई नहीं है तो बड़ा विकट हो जाता है। लेकिन अब आपके मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई आपके यानी किंतु परंतु नहीं होगा। अब मैं आपको ये अक्षर ध्वनि है ना, ऐसा कुछ तुलनात्मक बातें आपको बताता हूं। ये जो अक्षर ध्वनि है ना, इसकी कुछ बातें मैं आपको तुलनात्मक बताता हूं, जो यानी कि इस बात के अंतर्गत वो नहीं आती है। जरा देखिएगा मेरे समक्ष, देखिएगा दोस्तों। जैसे कि सवाल आ जाए आपके कि अक्षर ध्वनि है, देखिएगा सवाल आ जाए अक्षर ध्वनि है, ये देखिएगा। और आपका पहला विकल्प है, देखिएगा ये क। दूसरा विकल्प है ए,
यह देखिएगा। ऐसे आपका तीसरा विकल्प है से हल, ये देखिएगा। और चौथा है आपके ये देखिएगा। मैंने 4 विकल्प लिखे आपके समक्ष। सवाल यह है छोटा सा कि अक्षर ध्वनि है। सवाल क्या है दोस्तों कि अक्षर ध्वनि है। अब जरा देखिए, इनमें से आपको उत्तर छांटना है। फिर इसी सवाल को फिर मैं आपके यानी पुनः लिखता हूं। देखिएगा, सवाल यह है दोस्तों कि अक्षर ध्वनि है, यह देखिएगा। और देखिएगा, पहला विकल्प है ये देखिएगा क, दूसरा है आपके ख, ये देखिएगा। और तीसरा विकल्प हो जाएगा आपके यह देखिएगा। और चौथा विकल्प देखिएगा उपर्युक्त सभी। अगला विकल्प है उपर्युक्त सभी, ये देखिएगा। ऐसे देखिएगा। फिर इसी सवाल को फिर लिख रहा हूं दोस्तों मैं आपके समक्ष। अक्षर ध्वनि है, ये देखिएगा, अक्षर ध्वनि है। विकल्प है पहला, ये देखिएगा। ऐसे आपकी दूसरा विकल्प है ए, ये देखिएगा। और ऐसे आपका तीसरा विकल्प है री, ये देखिएगा। और चौथा विकल्प है आपके आप यूं समझ लीजिएगा औ, ये देखिएगा। अब आपका ये सवाल तुलनात्मक बन चुका है दोस्तों, और अब आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिएगा दोस्तों, अक्षर ध्वनि है। अक्षर ध्वनि है तो अक्षर ध्वनियों की मूल संख्या है हमारे 4, और वो 4 कौन कौन सी है? ए, ई, उ, री, ये आप जानते हो। और आपके सभी स्वरों को भी अक्षर कह सकते हैं, लेकिन 4 नहीं है तब कहेंगे। ठीक बात है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है कि अक्षर ध्वनि है, ये क है क्या, ये है क्या, ये है क्या, या फिर वो है? जरा देखिएगा, आपके समक्ष लिखा हुआ है। जरा देखिए, इसके खंड होते हैं, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। ये देखिएगा, क, श, और इसमें भी आपके ए मिला हुआ है। यह देखिएगा, ये इस तरीके से लिखेंगे। ये जो है इसका भी दो खंड हो गया। आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, है में ए मिला हुआ है। सही बात है। आप जरा देखिएगा, अगला है ए, और इसको आप इसका खंड कर लेंगे। ए के में क्या मिला हुआ है? ई। और ये देखिएगा क, और क में भी कौन मिला हुआ है दोस्तों? क के अंतर्गत ए मिला हुआ है। अब जो सभी के खंड हो गए, सभी के खंड हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे ही ध्यान देंगे और आप समझ पाएंगे। तो जरा देखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ये तो आपकी संयुक्त व्यंजन है, तो इनकी तो बात अलग हो गई। ये आपके व्यंजन है, ये आपके व्यंजन है, लेकिन आपको अच्छे में से अच्छे को छांटना है, बुरे में से बुरे को छांटना है। तब आप यहां जाकर पहुंचते हो, इस स्थान पर। अच्छे में से अच्छे को छांटना सीखिएगा, बुरे में से बुरे को छांटना सीखिएगा, और आप जरा खुद पा जाएंगे कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि व्यंजन है, व्यंजन आपके समक्ष है, लेकिन व्यंजन अक्षर तो नहीं होते, व्यंजन अक्षर नहीं होते, लेकिन आपके स्वर तो सारे अक्षर हो सकते हैं ना। मैंने कहा कि सभी स्वरों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4। तो आपका आंशिक रूप से उत्तर क्या निकल के आ गया? ये वाला। ये देखिएगा, अच्छे में से अच्छे को छांटना है, बुरे में से बुरे को छांटना है। तो अब वहां पर आप समझ गए होंगे कि हमारा उत्तर किस तरीके से आपको देखना है। अब जरा देखिए, अगला सवाल अक्षर ध्वनि है। अब जरा देखिए, उपयुक्त सभी तो सारे तो है नहीं, तरह का टुकड़ा हो जाता है, ख के खंड होते हैं। अब जरा देखिए, आपके सभी व्यंजन, सभी व्यंजनों में से यदि आप स्वर को निकाल देंगे, सभी व्यंजनों में से यदि आप स्वर को निकाल देंगे, तब वो आप उनके खंड कर सकते हो क्या? करके देखिए जरा, ऐसा होता है क्या? किसी भी व्यंजन में से आपने स्वर को निकाल दिया, तब जाकर उसका खंड होगा क्या? फिर उसका खंड नहीं होगा। देखिए, आप इसका खंड कर सकते हैं नहीं, तो आप इसमें आप क्या उत्तर करोगे? ये वाला। ये देखिएगा। अब जरा ध्यान दे, तीसरा तीसरा देखिएगा, तीसरा सवाल है अक्षर ध्वनि है। अब जरा देखिएगा, आपके क के भी टुकड़े नहीं होते,
कै के भी टुकड़े नहीं होते, कै के हलन चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी अक्षर तो है, लेकिन इसको इतनी मानता नहीं, इतनी मानते किसको है, स्वर को है। अब जरा देखिएगा ए, तो ए का भी खंड हो जाता है, ए में ई मिलाते हैं, लेकिन सभी अक्षर आपके यानी सभी स्वर अक्षर भी माने जाते हैं, तो यही विषय आपका सही हो जाता है। और ये देखिएगा री, इसका आपका खंड होता नहीं है, और ये औ, इसका भी आपके यानी खंड तो होता है लेकिन अक्षर तो माना जाता है। अब जरा देखिएगा उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा मुख्य चार में से एक। यह इस तरीके से यदि आप सीख जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके परीक्षा में हिंदी से संबंधित कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है। हिंदी से संबंधित आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, और मुझे यानी कि विश्वास है कि आप मेरे साथ साथ सीख भी रहे होंगे, है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, यह है बात आपके यहां तक समझ में आई। अब मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, और मैं आपको लिखा रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। जरा एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। जरा देखिएगा वर्ण की परिभाषा, तो लिखिएगा ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। यह आपकी वर्ण की परिभाषा हो गई। यह देखिएगा अब वर्ण कैसे हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा कि कै, ये देखिएगा अब मैंने कै को लिख दिया, तो यह हो गया हमारा वर्ण। मैंने बोला ए, यह देखिएगा, तो यह हो गया हमारा वर्ण। मैंने बोला च, लिख दिया, तो अब वो वर्ण है। और वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये देखिएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर, यह देखिएगा, और दूसरा होता है दोस्तों आपके व्यंजन, यह देखिएगा। यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक आपके स्वर हो गया और दूसरा हो गया आपके व्यंजन, यह देखिएगा। तो ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और यह देखिएगा लिपि, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो हमारी लिपि की सीधी सी परिभाषा है लिखित वर्ण की आकृति को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। लिखित वर्ण की आकृति को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। जरा देखिएगा दोस्तों, यानी कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, और यही बात आपको समझनी भी है कि लिखित वर्ण की आकृति को ही हम लिपि चिन्ह कहते हैं। मैंने कहा कै, तो कै को जो ये लिख दिया आपने, तो यह कहलाएगा वर्ण। यह क्या कहलाएगा? वर्ण। बात समझ में आ गई होगी। और यह जो इसकी आकृति बन गई, देखिएगा मैंने कहा कै, और कै की ये जो चिन्ह बन गया, ये देखिएगा। मैंने कहा ए, तो यह जो आकृति बन गई, यह देखिएगा। मैंने कहा ख, यह देखिए यह जो आकृति बन गई। मैंने कहा घ, तो यह जो आकृति बन गई। मैंने कहा झ, यह जो आकृति बन गई। यह जो आकृति बनी है ना, इन आकृतियों को ही हम लिपि चिन्ह कहते हैं। और हमारे यह भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितनी भी ध्वनियां हैं, उन सभी ध्वनियों के अपने अपने लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जितनी भी हमारी ध्वनियां हैं,
उन सभी ध्वनियों के अपने अपने लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, अर्थात सभी ध्वनियों के अपने अपने चिन्ह हैं। कि कै को आप इस तरीके से लिखोगे, चे को इस तरीके से, सभी ध्वनियों सभी भाषाओं में देखो होता है ऐसा। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या होती है, लिपि होती है। हिंदी की भी लिपि है, आ गई बात समझ में। तो हिंदी की जो आकृति चिन्ह तो आप समझ गए, तो हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। यह देखिएगा कौन सी लिपि है दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, इसी तरीके से हमारे हिंदी भाषा की भी लिपि है, और हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। आ गई बात समझ में, देवनागरी लिपि। और ये कैसे लिखी जाती है, तो जरा देखिएगा दोस्तों, यह लिखी जाती है आपके बाएं से दाएं। ये देखिएगा कैसे लिखी जाएगी दोस्तों, बाएं से दाएं। यह देखिएगा कैसे लिखी जाएगी, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट। कैसे लिखी जाएगी, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं लिखी जाएगी। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी। तो यही बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाएगी, बाएं से दाएं लिखी जाएगी। तो आपके विश्व की सबसे यानी कि सभी भाषाएं अपने अपने लिपियों में लिखी जाती है। जैसे कि आपने कहा, मैं इधर लिखता हूं, देखिएगा, जैसे कि आपकी यानी कि उर्दू भाषा है, ये देखिएगा उर्दू भाषा की हमारी लिपि है दोस्तों खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि है, खरोष्ठी, या फिर इसी का ही दूसरा नाम हो जाता है फारसी लिपि। ये देखिएगा, यानी कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी हुई दोस्तों, आपके यानी खरोष्ठी या फिर फारसी लिपि। ये देखिएगा, इसी तरीके से आपकी जो अंग्रेजी भाषा है, ये देखिएगा कौन सी भाषा है, आपकी अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि हो जाती है दोस्तों आपकी रोमन लिपि। ये देखिएगा कौन सी लिपि हो जाती है, रोमन लिपि हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कि आपके यानी पंजाबी जो भाषा है हमारी, पंजाबी, ये पंजाबी जो भाषा है, इसकी हमारी लिपि हो जाती है आपकी गुरुमुखी लिपि। यह देखिएगा गुरुमुखी। यह देखिएगा ऐसे हमारी जो मराठी भाषा है, मराठी, ये देखिए, तो इसकी लिपि या तो मराठी कह लो या फिर कह लीजिए महाराष्ट्री। ये देखिएगा सौराष्ट्री कह सकते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र लिपि हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो सभी लिपियां अपने अपने तरीके से लिखी जाती है। उर्दू लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, लेफ्ट से दाएं से बाएं, यानी कि उधर से इधर आएंगे, दाएं तरफ से बाईं ओर आएंगे। आपकी अंग्रेजी लिपि आपकी जैसे हिंदी को लिख रहे हैं वैसे उसको चलते हैं। पंजाबी लिपि आप जानते ही हैं, मराठी लिपि आपके जानते हैं, मराठी लिपि ऐसी चलती है जैसे अपन लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे चीनी भाषा की, ये देखिएगा चीनी भाषा की जो हमारी लिपि है वह भी कौन सी लिपि है, चीनी लिपि है। ये देखिएगा चीनी भाषा की चीनी लिपि, और वह लिखी जाती है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि वहां की लाइन इस तरीके से होती है। आ गई होगी बात समझ में। चीनी भाषा की जो लिपि है वो चीनी लिपि है, और ऊपर से नीचे की ओर, यानी हमारी लाइनें तो होती है यू और उनकी होती है यू। यह महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई होगी। यहां पर आपको किसी प्रकार कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चीनी भाषा की चीनी लिपि, इसी प्रकार हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। अब यहां से सवाल यह पूछा जाता है, पहला सवाल तो ये कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। आ गई होगी बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही मैं आपको और बताता हूं इसके बारे में कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती। ये सवाल कई बार परीक्षा में आया है। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो हमारी भाषाएं लिखी जाती हैं वह आपके एक तो हो गई संस्कृत, और एक हो गई दोस्तों जो आप लिख रहे हैं, आपकी जो पढ़ रहे हैं वह आपकी हिंदी भाषा, और इसी के आगे मैं कहूँ तो आपकी नेपाली भाषा। ये देखिएगा कौन सी भाषा, नेपाली भाषा, और इसी के आगे मैं कहता हूं तो आपके यूं कह लीजिए मराठी, यानी कि मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसी के आगे यानी कि मराठी इसी में से आप कहने की समान रूप से अपना ली जाती है। ऐसे आप कहना चाहो तो आपके यानी कि कोंकणी को भी कह सकते हो, कोंकणी। ये देखिएगा, और आंशिक रूप से गुजराती को भी कह सकते हैं, आंशिक रूप गुजराती। ये देखिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आंशिक रूप से गुजराती।
यह देखिएगा आंशिक। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हो गई दोस्तों? एक संस्कृत, एक आपकी हिंदी, एक नेपाली, एक मराठी, एक कोंकणी, एक गुजराती। लेकिन परीक्षा में सवाल आ जाए कि बताइए आपके मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पहले नंबर पर ये देखो, यानी कि 1, 2 और आपके 3 और आपके ये 4, इनको याद रखना है। किन किन को याद रखना है? क्योंकि मुख्य रूप से यही है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। आपके इन चारों भाषाओं की जो हमारी लिपि है वो लिपि कौन सी है दोस्तों? आपके यानी कि देवनागरी है। वैसे लिखी इनमें भी जाती है, लेकिन ये आंशिक रूप से स्वीकृत है। विकल्प में आ जाए कि बताए निम्न में से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। विकल्प में है संस्कृत, हिंदी, नेपाली और गुजराती। अब आपको गुजराती को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आंशिक है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो मुख्य रूप से 4 है, आप इन 4 को ही याद रखोगे। जो पहली वाली लाइन है, ध्यान रखना, इन्हीं को याद रखोगे और इनमें से परीक्षा में एक सवाल जरूर आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहां तक अब आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाएगी। एक संस्कृत है, एक नेपाली, एक हिंदी और एक आपकी कौन सी है? मराठी। मराठी भाषा की लिपि को आप मुख्य रूप से मराठी भी कहते हैं, यानी कि देवनागरी का ही रूप है, समझ लीजिएगा। ये तो आप कहने की है नहीं पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम में होता तो मैं लिपि की बहुत चर्चा करता है। जैसे कि मैं सेकंड ग्रेड में पढ़ाया करता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाया करता हूँ, तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा होती है इन सभी की। लेकिन यहाँ पर तो विस्तृत करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी बात आप सबके समझ में आ गई होगी। यहाँ से सवाल बन गए आपके कौन कौन से? पहला सवाल बन गया आपका कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। कैसे लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि? तो बाएं से दाएं। ऐसे आपकी खरोष्टी कैसे, उर्दू भाषा कैसे लिखी जाएगी आपके, यानी कि दाएं से बाएं। और लिपि कौन सी है? खरोष्टी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी। ऐसे आपकी चीनी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी चीनी लिपि। तो यह सवाल आपके तैयार हो चुके हैं और यह आपको परीक्षा में करने भी है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसी की चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हूँ, मैं आपको यानी और बड़ी यानी कई महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिएगा जरा देखिएगा दोस्तों, हमारी अगली चर्चा का विषय है कि हिंदी क्या है। जरा देखिएगा, हिंदी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी समक्ष, हिंदी है। ये देखिएगा हिंदी क्या है। पहला विकल्प है आपका राजभाषा। यह देखिएगा हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा। दूसरा विकल्प है आपका, यह देखिएगा। तीसरा विकल्प है मातृभाषा। यह देखिएगा। और आपका चौथा विकल्प है, मैं लिख रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यह देखिएगा। तो हमारी हिंदी क्या है? इन चारों विकल्पों में से आपको एक चुनना है। ये विकल्प बना देता हूं मैं इनको, फिर चर्चा करेंगे इनके ढंग से। जरा देखिएगा, मैं विकल्प बना रहा हूं आपके समक्ष। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये देखिएगा, पहला विकल्प है राजभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा है मातृभाषा और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से मैं कक्षा में पढ़ाया करता हूं। मैं किसी प्रकार कोई कमी नहीं छोड़ रहा आप सभी के लिए। इसका मैं ऑनलाइन क्लास, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमी छोड़ूंगा, नहीं छोड़ने वाला। ये देखिए हिंदी है, तो हिंदी क्या है हमारी? हिंदी क्या है हमारी? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा क्या है? तो आपके सबके मन में आ रहा होगा कि सब राष्ट्रभाषा, फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सब मातृभाषा, और फिर आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि सब राजभाषा भी हो सकती है। अब है क्या हिंदी? तो पहले मैं इन सब की चर्चा करता हूं। राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा इसका शाब्दिक अर्थ होता है और यही इसकी परिभाषा है। मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखिएगा। लिखिएगा, वह भाषा जो राज कार्य में प्रयुक्त होती है। राज कार्य में प्रयुक्त होती है।
वह भाषा जो राज कार्य में प्रयुक्त होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। अब ऐसा उल्लेख कहां पर है? तो ऐसा उल्लेख है संविधान के भाग 17 के अंतर्गत। कौन से भाग में? भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, 343 से लेकर 351 तक आपके संविधान में राजभाषा संबंधित उल्लेख हैं। और अनुच्छेद 343 स्पष्ट, यह देखिएगा, अनुच्छेद 343 स्पष्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उसको मैं लिख रहा हूं। में लिखा है, ये देखिएगा, डबल इनवर्टेड कोमा लगाइएगा आप भी। में लिखा है, क्या लिखा है उसको मैं लिख रहा हूं। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है। पूर्ण विराम के बाद में डबल इनवर्टेड कोमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह आपको लगाना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। जो ऊपर लगा रखा अपन ने, इधर 66 है, उधर आपके 99, इसका चिन्ह ऐसे होता है। यानी कि एक तरफ तो आप 66 लगाएंगे और एक तरफ आप यानी कि 99 लगाएंगे, यूं समझ लीजिएगा। तो जरा देखिएगा दोस्तों, यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 343 स्पष्ट में। तो आपका उत्तर क्या निकल कर आ गया? राजभाषा। तो फिर राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा की सीधी सी परिभाषा होती है, उसको भी लिख रहा हूं मैं, जरा देखिएगा, मेरे साथ लिखो। राष्ट्रभाषा और परिभाषा क्या है उसको जरा देखिएगा। राष्ट्र के लोगों के द्वारा प्रयुक्त भाषा, यानी कि राष्ट्र के अधिकतर लोग जिस भाषा को बोलते हैं, राष्ट्र के लोग जिस भाषा को अधिकतर बोलते हैं, अधिकतर लोगों के द्वारा वह भाषा बोली जाती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब ऐसी भाषा कौन सी है? तो ऐसा उल्लेख, इससे संबंधित उल्लेख है आपके अनुसूची, ये देखिएगा, अनुसूची 8 के अंतर्गत देश की 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यह देखिएगा, यानी 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा माना गया है। कितनी भाषाओं को? 22 को, एक नहीं है, 22 है। आपकी हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, मगही, मैथिली, बोडो, संताली है, कश्मीरी है, नेपाली है? इस तरीके से 22 भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, इस तरीके 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को आप राष्ट्रभाषा मानते हैं, अकेले हिंदी नहीं है। अब यहां से फर्स्ट ग्रेड में सवाल यह पूछा गया था कि हिंदी की ऐसी कौन सी उपभाषा है जो आपके यानी कि आपकी राष्ट्रभाषा है। फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछा गया, देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अब राष्ट्रभाषा कौन सी है? संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। जब आप मुख्य रूप से 3 को ही जानते हो। अब ऐसी कौन सी उपभाषा हिंदी की? अब हिंदी का क्षेत्र कहां से है जरा देखिएगा। हिंदी आपकी यहां उत्तराखंड से चालू होती है, ये देखिए, और यहां पर आपके बंगाल का जो बॉर्डर है यानी बिहार का अंतिम, ये आपका राजस्थान और ये आपका गुजरात, ये आपके महाराष्ट्र तक ये आपकी हिंदी बोली जाती है, इतने क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में से ऐसी कौन सी उपभाषा है? जैसे राजस्थानी आपकी इसकी उपभाषा है, यूं समझ लीजिएगा। जैसे कि राजस्थानी क्या है? उपभाषा है। राजस्थानी आपकी उपभाषा है, उसी तरीके से आपके यानी कि और भी कई उपभाषाएं हैं। तो ऐसी आपकी यहां पर इस जगह आपके यानी कि उधर तो आता है नेपाल, ये देखिएगा, और नेपाल और नीचे की ओर आ जाता है आपके यानी कि बिहार, यह देखिएगा, और बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत आपके यानी कि मिथिला प्रदेश जो नेपाल से आपके यानी कि स्पर्श करता है, मिथिला प्रदेश,
और मिथिला पर इसका अंतिम छोर हो जाता है इधर बंगाल, ये वाला, यानी कि इधर कौन सा है, बंगाल का क्षेत्र है, यह देखिएगा है, यानी कि बंगाल का क्षेत्र हो गया ये आपका, यानी क्या हो गया आपके, यानी कि मिथिला प्रदेश हो गया। तो ये जो मिथिला प्रदेश है ना, इसकी भाषा है आपके कौन सी, मैथिली। मिथिला प्रदेश की जो आपकी भाषा है दोस्तों, वह आपके मैथिली भाषा है। और इस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है मैथिली, इसको आपकी संविधान की यानी कि अनुसूची 8 के अंतर्गत, सॉरी अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को में शामिल किया गया है। तो कितना उत्तर, शानदार उत्तर निकल कर आया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी बातें आपके सबके समझ में आ गई होगी, और इससे आगे की चर्चा करेंगे आने वाली क्लास के अंतर्गत। अच्छा, 2 चर्चाएं और करते हैं, इनको भी देखते हैं। मातृभाषा, यानी कि जो माता से सीखी जाने वाली भाषा है उसे हम कहते हैं मातृभाषा, वो कोई सी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऐसी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद का माध्यम है। अब अंतर्राष्ट्रीय संवाद का माध्यम वह विश्व की एकमात्र भाषा है, और वह कौन सी है आपके दोस्तों, अंग्रेजी भाषा। यह देखिएगा, ऐसे आप यूं कह सकते हैं कि आपकी सांस्कृतिक भाषा कौन सी है, सांस्कृतिक भाषा, यह देखिएगा। तो ऐसी भाषा जो देश की संस्कृति की रक्षा करने के अंतर्गत समृद्ध है, ऐसी भाषा जो देश की संस्कृति की रक्षा करने में समृद्ध है, अपने आप में पूर्ण है, उसे कहते हैं हम सांस्कृतिक भाषा। और वह एकमात्र भाषा है, वह कौन सी, आपकी संस्कृत भाषा। यह देखिएगा, हमारी संस्कृत भाषा कौन सी है दोस्तों, आपकी संस्कृत भाषा है। राज्य भाषा, प्रत्येक राज्य का, आप कहने की प्रत्येक राज्य के द्वारा स्वीकृत जो भाषा होगी, राजकार्य जिस राज्य का जिस भाषा में संपन्न होगा उसे हम राज्य भाषा कहेंगे। तो यह सभी बातें आपके सबके समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब मिलते हैं आने वाली क्लास के अंतर्गत, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिएगा, अपने यानी कि मन मस्तिष्क के अनुसार आप इसको थोड़ा चिंतन से पढ़िएगा। तब तक हम मिलेंगे आने वाली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।